टेंथ में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डेस्क वर्क मॉडल पेपर 2 को, जिसके अंदर हमने खंड अ को पूरा कर दिया है, जिसके अंदर हमने 1 से लगाकर 11 तक प्रश्न किए। और यदि वो वीडियो नहीं देखा हो तो उन वीडियो को देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट 12वां प्रश्न करते हैं, जो कि वैदिक विधि से संबंधित है। निखिलम विधि से भाग दीजिए 1245 के अंदर आपको 97 का भाग देना है। और विधि कौन सी इस्तेमाल करना है? निखिलम विधि। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक विधि के अंदर हम भाग देने की 3 विधियां पढ़ते हैं। एक तो निखिलम विधि, एक सूत्र परावर्ती आधारित विधि और एक है ध्वजांग विधि। तो तीनों विधियां आपके सिलेबस में है और कोई भी एक आ सकती है, तो आपको तीनों विधियों को अच्छे ढंग से समझना है। और बहुत ही सरल है। देखिए निखिलम विधि से कैसे भाग देना है। सबसे पहले तो 1245 है और इसके अंदर भाग देना आपको 97 का। तो यहाँ पे जो 97 है वो इसका आधार क्या है? हमारे 100 आधार हो गया 100। 97 वो किसके करीब है? 100 के, इसलिए इसका आधार क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ लिख लेते हैं हम आधार। आधार है 100। अब आपको क्या करना है कि जो आधार में देखना है कि शून्य कितने हैं। देखिए आधार में 100 है, यानी 2 शून्य है, 1 और 2। तो 2 अंक है वो आपको तृतीय खंड में रखना है। किसके? भाज्य के। ये जो 1245 है, इसके अंत से 2 डिजिट यानी 5 और 4 ये तो आ जाएंगे इस तृतीय खंड में, और बाकी दूसरे डिजिट है वो मध्य खंड के अंदर लिखना है। ये कॉलम आपको पहले से बना के रखना है और ये कॉलम हर विधि के अंदर ऐसा ही कॉलम आपको खींचना है। तो देखिए 4 और 5 को इस तृतीय खंड के अंदर लिखूंगा और बाकी डिजिट है वो बीच में लिखना है, 1 और 2 दूर दूर लिखना है। अब 97 है वो संख्या लिख लेता हूं यहां मैं, संख्या या फिर भाजक कह सकते हैं, यानी भाग जिसका दे रहे हैं हम। 97 का भाग देना है तो 97 लिख दिया। अब इसकी जो पूरक संख्या है वो लिखेंगे। पूरक संख्या या फिर कह सकते हैं विचलन, एक ही बात है। तो वो पूरक संख्या लिख लेता हूं मैं, पूरक संख्या, क्योंकि विचलन के अंदर माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है और यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना आपको निखिलम विधि के अंदर। तो पूरक संख्या कितनी हो गई? 0 और 3। आपको हमेशा डबल डिजिट के रूप में लिखना है। देखिए जैसे 97 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और आधार हो गया 100, परंतु यहाँ पे 0 और 3 के रूप में पूरक संख्या लिखना है, क्योंकि आधार में 2 शून्य है, 1 और 2। तो आपको हमेशा 0 और 3 के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 98 होता तो मैं पूरक संख्या क्या लिखता? 0 और 2। तो ये तो हो गया लिखने का। अब आपको करना क्या है इसके अंदर? जो पहला डिजिट है, देखिए ये जो 1 है उसको एज इट इज नीचे लिखना है, ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये 1 आ गया हमने पहला भागफल का पहला डिजिट। यहाँ आएगा भागफल और यहाँ आएगा शेषफल। तो 1 को मैंने नीचे लिया ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब क्या करना है कि ये जो 1 है, इस 1 का गुणा इस पूरक संख्या से करके इनके नीचे लिखना है। 2 के नीचे और 4 के नीचे आ जाएंगे दोनों डिजिट। तो देखिए 1 का गुणा मैं 0 से करूंगा पहले, तो क्या आएगा? 0 और 0 आ जाएगा इसके नीचे, यानी 2 के नीचे। इसी प्रकार 1 का गुणा वापस 3 से करो तो क्या आ गया? 3, जो आ जाएगा नीचे 4 के नीचे। अब आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए 2 और 0 ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। तो इसको यहाँ नीचे लिखेंगे। 2 और 0 को जोड़ा तो 2 आ गया, और वापस वो का वो काम, 2 का गुणा इस 0 और 3 से करके इनके नीचे लिखना है। जहां से हमने लिखना खत्म किया वहां से वापस स्टार्ट करना है। देखिए 4 के नीचे 3 आ गया था, तो वापस यहाँ से मैं लिखना शुरू करूंगा। तो 2 का गुणा 0 और 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 और 6। तो 0 आ जाएगा इसके नीचे और ये आ जाएगा 6। अब जोड़ दो, आ जाएगा आपके रिजल्ट। तो देखिए 5 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11। हासिल का आ जाएगा 1 और 4 और 3 7 और एक हासिल का 8, यहाँ आ गए 8। तो इस ढंग से आपके भागफल तो आ गया 12। भागफल कितना आ गया हमारे पास? भागफल आ गया 12 और शेषफल आ गया 81। तो निखिलम विधि से इस ढंग से भाग देना अत्यंत ही सरल है। कुछ नहीं करना, आपको पहला पहला डिजिट नीचे लिखना और फिर गुणा करके इनके नीचे लिखना और जोड़ते जाना है। यह है तरीका। नेक्स्ट आपके जो 13वां प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरण के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में के का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो।
तो मूल वास्तविक और बराबर होने की जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। विविक्ति कर के अंदर हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, यानी कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होंगे। तो ये तीनों कंडीशन अगर याद है तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आता है आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी समीकरण दे रखा है उसकी तुलना क्या करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से, और वहां से ये कंडीशन लगा देंगे दूसरी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न के अंदर सबसे पहला काम है कि जो समीकरण दे रखा है इसको पहले एक व्यवस्थित द्विघात समीकरण के रूप में एडजस्ट करना। तो यहाँ पे मैं समीकरण लेता हूं, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको पहले सरल करेंगे, देखिए के एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का गुणा 2 से करूंगा तो माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण का रूप नजर आ रहा है। अब इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करते हैं, तो यहां लिखता हूं इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण। और व्यापक द्विघात समीकरण का जो रूप है वो आपको याद होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। और व्यापक द्विघात समीकरण से जब तुलना करेंगे तो हमारा निर्धारित हो जाएगा ए बी और सी। तो यहाँ पे ए क्या है, देखिए ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है, तो आ जाएगा के। फिर बी क्या है, बी है वो एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 के, माइनस है तो साथ में लेना, हमेशा ध्यान रखना है 2 के। फिर सी क्या है, अचर पद, अचर पद कितना है, 6। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पूछा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके अंदर मूल वास्तविक और बराबर हो। तो यहाँ लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे यदि यदि क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो, 0। ये विविक्तिकर है और ये 0 होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो यहाँ रख लेंगे बी ए बी सी के मान। तो देखिए बी का मान क्या है, माइनस का 2 के, यहाँ लिख लेता हूँ माइनस 2 के का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 ऐसा का ऐसा। ए का मान कितना है, के, ये लिख लिया के। सी का मान है 6, 6 लिख लो बराबर 0। इसको सरल कर दो, देखिए माइनस 2 के का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 के स्क्वायर, माइनस यहाँ गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा 6 से होगा तो 24 के बराबर 0। अब कॉमन आ रहा है, देखिए 4 के, 4 का भाग दोनों में जा रहा है तो 4 आ जाएगा, और के दोनों में है तो के भी आ जाएगा बाहर। तो 4 का भाग देंगे 4 में, यहाँ तो 1 आ गया और के अंदर रह जाएगा, माइनस 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार, और के पूरा पूरा बार आ गया है। ये हो गया हमारे समीकरण सरल। अब देखिए के का मान लाना है तो इसको तुलना करेंगे, देखिए 4 के सीधा भाग लग जाएगा 0 के अंदर तो 0 हो जाएगा, तो के का मान आ जाएगा 6। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं सीधे ही, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए दोनों अलग अलग रख के मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ मैं 0 के बराबर करता हूँ दोनों को, देखिए 4 के बराबर है 0 और 1 के माइनस 6 बराबर 0। ये तरीका भी अपना सकते हैं। तो के का मान क्या आ जाएगा, 0/4, गुणांक का भाग लग गया तो एक तो आ गया 0, के का मान कितना आ गया 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, के बराबर 6, 6 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6। अब 0 तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए के का मान क्या आ जाएगा, 6, अर्थात के बराबर 6 होने पर मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इस ढंग से आप अंत में लिख सकते हैं कि अतः के बराबर 6 इसका हो गया आंसर।
नेक्स्ट 14वां प्रश्न आपके दे रखा है कि ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म ए एक्स प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का कोई भी हल विद्यमान नहीं है। यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित भी तीन कंडीशन आपको याद रखना है। तीन कंडीशन कौन कौन सी है? यदि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 है तो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल विद्यमान होगा, राइट, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। दूसरी कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्मों के अनंत हल होंगे। तीसरी कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है बोर्ड में। तो यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है उनको लगाना है इन समीकरणों के अंदर और उससे हमारे ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ ए का मान पूछा है, तो लेता हूं मैं इस प्रश्न को नेक्स्ट पेज पे और वहां हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ समीकरण युग्म है वो ले लेते हैं। समीकरण युग्म हमारे पास क्या है? ए एक्स प्लस 2y बराबर है 5। एक समीकरण ये है तो इसको व्यवस्थित रूप में लिखना पड़ेगा बराबर 0 के रूप में। तो ए एक्स प्लस 2y, ये 5 है वो पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 1, इसको भी पक्षांतर करके इधर ले आता हूं मैं। 3x प्लस वाई, ये जो प्लस का 1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण से हम क्या करते हैं? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकाल देता हूं मैं a1 बटा a2। a1 बटा a2, a1 बटा a2 क्या होगा? समीकरण 1 का जो मान होगा x का गुणांक वो है a1, समीकरण 2 का x का गुणांक है वो है a2। तो a1 क्या है हमारे पास? a बट्टा a2 क्या हो जाएगा? देखिए x का गुणांक यहाँ क्या है? 3, तो ये आ जाएगा 3। इसी प्रकार b1 बट्टा b2, b1 बटा b2 क्या हो जाएगा? y का गुणांक, दोनों समीकरण में y का गुणांक है वो हो जाएंगे b1 और b2। तो देखिए y का जो गुणांक है यहाँ पे पहले समीकरण में क्या है? 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। b2 यहाँ पे y का गुणांक क्या है? कुछ नजर नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा? 1, आ जाएगा 1। इसी प्रकार c1 बटा c2, c1 क्या है? -5 अक्षर पद है वो क्या आ जाएगा? c1, तो ये आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। c1 और c2 -1 सॉल्व करेंगे तो 5 बटा 1 आ जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 बटा 1। तो इस ढंग से आपके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात आ गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं जो हमें पूछा है। तो ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म का कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो इसके लिए लिख लेता हूं कि समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं होगा यदि कौन सी कंडीशन हो? अभी मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी, उसमें से जो तीसरी कंडीशन है वो लगेगी। कौन सी कंडीशन? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं होता है। तो यहाँ सभी अनुपात लिख लेंगे। देखिए a1 बटा a2 क्या है हमारे पास? a बटा 3, तो यहाँ लिख लेता हूँ a बटा 3, फिर बराबर b1 बटा b2 क्या निकाला हमने? 2 बटा 1, तो 2 बटा 1, फिर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, c1 बटा c2 क्या है? 5 बटा 1, तो आ जाएगा 5 बटा 1। अब इसको सरल करना है और a का मान लाना है। यहाँ प्रश्न में a का मान पूछा है तो a का मान निकाल देते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड क्या है? a बटा 3 बराबर है 2 बटा 1। अब वज्र गुणन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए वज्र गुणन करेंगे तो क्रॉस में गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से होगा तो आ जाएगा 6। तो a बराबर आ जाएगा 6 और 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 ही रहेगा। इस ढंग से आपके a का मान आ गया 6।
यानी ए का मान 6 होगा तो समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो इस ढंग से आप ए का मान निकाल सकते हैं।